नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। जी हाँ, बिल्कुल सही। आपने थंबनेल देखा और टाइटल भी देखा। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 26,000 टीचर्स जिनकी नौकरियां 10 साल पुरानी हो गई थी, उन नौकरियों को खा लिया। अब 10 साल नौकरी करने के बाद, 10 साल वेतन पाने के बाद और उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आप समझ सकते हैं कि एक दशक का कैरियर खत्म हो जाए किसी का और अचानक वो सड़क पे आ जाए। परिवार के परिवार तबाह। 26,000 टीचर्स के परिवारों को अगर जोड़ लीजिए तो ये संख्या लाखों में जाती है और ममता बनर्जी ने और उनकी सरकार ने ये पूरी की पूरी नौकरियां खा ली। आप कल्पना करिए कि इतना बड़ा कांड ममता बनर्जी ने टीचर्स के साथ कर लिया, 26,000 लोगों के साथ कर लिया, लाखों परिवारों के साथ कर लिया, लेकिन स्थापित मीडिया में इसको लेके केवल आपने कहीं अगर सुना भी होगा तो समाचार सुना होगा दर्शकों कि ऐसा ऐसा हो गया और हाई कोर्ट कलकत्ता ने ये कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा कर दिया। और खुद ममता बनर्जी का जो शर्मनाक स्टेटमेंट और रिएक्शन आया है इसके बाद, ममता बनर्जी कहती हैं कि व्यक्तिगत तौर पर फैसले से निराश हूं, दुखी हूं और फैसला नहीं मानती हूं। वाह साहब, आप मुख्यमंत्री, आपकी सरकार। 2016 में यह किस्सा शुरू होता है दर्शकों। 2016 में पश्चिम बंगाल के शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भर्तियां निकाली और इसमें सरकारी स्कूल और सहायता प्राप्त जो गैर सरकारी स्कूल होते हैं उसमें 26,000 टीचरों की वांट निकली, जिसमें ये भर्ती हुई। 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इसमें शामिल हुए और उसके बाद खुलासा क्या हुआ 2017 में कि रिजल्ट में गड़बड़ी है। और इस गड़बड़ी का खुलासा ऐसे हुआ कि कम नंबर पाने वाली वो लड़की टॉपर्स की लिस्ट में थी। आप सोचिए जरा, इतनी बचकानी और इतने खुली आंख करके भ्रष्टाचार कि जिसमें यह भी ध्यान न दिया हो भ्रष्ट लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने ममता बनर्जी के साथ, जिसका नंबर कम है उनको कम से कम टॉपर लिस्ट में तो मत रखो। सेलेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, चल जाता है। नए नोटों की गड्डिया में अक्सर पुराने नोट चल जाते हैं, फर्जी नोट चल जाते हैं, ऐसी धोखाधड़ी हो जाती है ये। लेकिन यहां तो खुला खेल, जैसे कोई डर ही नहीं है। कम नंबर पाने वाली लड़की को टॉप करा दिया गया। इस शिकायत के बाद आयोग ने परीक्षा लिस्ट दोनों रद्द कर दिया कोर्ट के आदेश पे। 25 अप्रैल 2022 को यह केस सीबीआई ने हैंडल करना शुरू किया और ममता बनर्जी ने नहीं दिया था। हाईकोर्ट ऑफ कलकत्ता, कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को यह केस दिया। पार्थ बनर्जी को पकड़ा गया। पार्थ बनर्जी की शक्ल अगर आपको भूल गई हो दर्शकों, तो वो शक्ल आप जरा याद करिएगा। ये है पार्थ बनर्जी और साथ में जो दिखाई दे रही हैं अर्पिता बनर्जी। हमारी स्मृतियां बड़ी छोटी होती हैं। ये पार्थ बनर्जी और इनकी करीबी सोकाल्ड जो अपने आप को मॉडल कहती है, उसके घर से 44 घंटे की रेड, 49 करोड़ रुपए नगद, करोड़ों रुपए की ज्वेलरी और उसी के साथ साथ और 21 फोन और तमाम लग्जरी चीजें और हर तरह की लग्जरी लाइफ जीने के सबूत वो सारे मिले। गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन उसके बाद ये मामला जब आगे चलता गया तो आप सोचें, मनी लॉन्ड्रिंग तक के इसमें केस आए, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो आरोप था उसमें एक एक टीचर की भर्ती पर 5 लाख रुपए से लेके और 15 लाख रुपए तक इस अमाउंट में घूस लिया गया था। ये साबित भी हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जब आया और केस आगे बढ़ा तो 22 जुलाई 2022 को 20 करोड़ रुपए और कैश मिले ईडी को। उसके बाद चटर्जी और उनकी सो कॉल्ड महिला मित्र दोनों जेल भी गए और तारीख आई 22 अप्रैल 2024। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 25,753 26,000 के लगभग टीचरों की
भर्तियों को, नियुक्तियों को रद्द कर दिया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यह कहा गया कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है आप इसको निरस्त कर दीजिए। एक तरफ आयोग खुद ये मान रहा है कि इसमें महाभ्रष्टाचार हुआ है और रिजल्ट उसने कैंसिल किया, और दूसरी तरफ हठी ममता बनर्जी केवल दिखावा करने के लिए, जानते हुए कि वो मुकदमा हारने ही वाली हैं, टेक्निकली आपके ही एक आयोग ने उस परीक्षा की लिस्ट उसको जो है रद्द किया है, और आप हाईकोर्ट के फैसले के अगेंस्ट चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें दिसंबर में अंतिम सुनवाई शुरू की तो राज्य सरकार ने ममता बनर्जी के तर्क क्या दिया कि गलत लोगों को तो आप हटाएंगी, ये फिल्टर कैसे तय होगा। 127 याचिकाएं कुल इसमें पड़ी और अंततः 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ये 26,000 के लगभग टीचरों को नियुक्तियां रद्द कर दी। आप कल्पना करिए क्या स्थिति होगी। लेकिन अफसोस कि इस पर कहीं ज्यादा चर्चा नहीं होती। 2-4 दिन खबरों में आएगा, उसके बाद यह मामला दब जाएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम आया। मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं। आप सोचें, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति महोदया के यहां से नोटिफाई हो जाएगा उनकी दस्तखत के बाद, और उसके बाद यह कानून बन जाएगा। लेकिन कहां पर यह लागू होगा, कहां पर यह नहीं लागू होगा, यह स्टेट सब्जेक्ट है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ममता बनर्जी कानून बना देने के बावजूद भी एक भी वक्फ की अवैध प्रॉपर्टी को हाथ लगाएंगी? ऐसी कोई उनकी मंशा हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन इसके बरक्स आप दूसरी तरफ देखिए। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी का प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब यह बिल प्रपोज्ड था और अभी जेपीसी में था, इस पर जब बातचीत चल रही थी, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में मौजूद वक्फ की सभी संपत्तियों का सर्वे कराना शुरू कर दिया था। और उस समय की जो फाइंडिंग थी वो 78%, 78% वक्फ की लैंड सरकारी जमीन पर इंक्रोच करके बनाई गई थी। आज एक पारित होने के बाद वक्फ उत्तर प्रदेश में फिर सर्वेज हो रहे हैं और अब लगभग ये अवैध इंक्रोचमेंट का परसेंटेज 90 पार कर चुका है। फाइनल डेटा भी आएगा। योगी आदित्यनाथ जी 1 घंटे के अंदर, जिस दिन ये एक्टिव हो जाएगा, यहां पर जब्तीकरण शुरू कर देंगे, वापस लेना शुरू कर देंगे वक्फ से। ये कल्पना आप पश्चिम बंगाल में नहीं कर सकते। आज भी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की जो प्रताड़ना, उनकी हत्याएं, उनके खिलाफ जो हिंसा हो रही है, उसके बारे में कहीं बात नहीं होती। इसको कहते हैं मीडिया मैनेजमेंट। सेक्टर 13 के खातों में बैठे हुए यह स्थापित मीडिया आपको ये चीजों में कभी बताएंगे नहीं, खबरों के अलावा। ये 26,000 टीचरों की नौकरियां खाली, लाखों परिवारों को बेघर कर दिया, उनको भूखों मारने पर उतारू हैं ममता बनर्जी, और कहती हैं कि मुझे पर्सनल दुख है। बहुत टची हैं वो, बहुत टची हैं। आरजे कार बलात्कार और उसके बाद जूनियर डॉक्टर के नृशंस हत्या का मामला जरा याद कीजिए। अलबेला और अकेला उदाहरण कहीं आपको देखने को मिलेगा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने ही सरकार के रहते हुए सड़क पर उतर के एक सो कॉल्ड क्राइम, जो कि उसने नहीं किया था, जिसको सो कॉल्ड रूप से क्राइम करने वाला बताया गया और वो अरेस्ट है, सड़क पर उतर जाती। किसके खिलाफ आप प्रदर्शन करने उतरी थी ममता बनर्जी जी? जरा धूर्तता की राजनीति की पराकाष्ठा देखिए। ऐसे में जब मैं ये कहता हूं कि साहब वक्फ का कानून आ जाए या दुनिया का कोई कानून आ जाए, अगर वो स्टेट सब्जेक्ट है, जैसे कि लैंड, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि ये भर्तियां राज्य सरकारों की, आप अगर वहां पर मंशा रखने वाली सरकार नहीं रखेंगे, भूल जाइए कि उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसलिए जितना आप किसी पार्टी, किसी सरकार की आलोचना करें, समय आ गया है दर्शकों कि समाज को
भी इस तरफ सोचना होगा। अब बंगाल की जनता उसने चुना है ना, और लगातार चुन रही है। हिंदुओं के खिलाफ प्रताड़ना हो रही है, बंगाल की जनता आराम से फिर भी ममता बनर्जी को चुने जा रही है। वो का कानून मजबूत से मजबूत नरेंद्र मोदी सरकार लेके चली आए, दुनिया का कोई कानून लेके चली आए, स्टेट सब्जेक्ट है तो ममता बनर्जी उसे लागू नहीं करेंगी। आप झारखंड में लागू होते हुए वक्फ का कानून नहीं देखेंगे, सोरेन नहीं लागू करेंगे। आप स्टालिन की सरकार को तमिलनाडु में नहीं लागू करते हुए देखेंगे, आप तेलंगाना में ये कानून नहीं लागू होते हुए देखेंगे। ये आज मैं कह रहा हूं, आगे भविष्य में देखिएगा। इसलिए सरकारों को अपने मुफीद चुनना, खुलकर बोलना, शांत न रहना, अब ये बंगाल के समाज को सोचना होगा। एक उदाहरण पंजाब का भी यही है। पंजाब हंसते खेलते पंजाब से आज सड़ता पंजाब जो बन रहा है, वहां स्टेट गवर्नमेंट कौन चुन रहा है, ये समाज को सोचना होगा। ये खबर आएगी, ये खबर चली जाएगी। आते जाते खबरों के बीच ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में इसी तरीके से लाखों परिवारों की रोजी रोटी छीन ली जाएगी, और उनका मीडिया मैनेजमेंट, चाहे उनकी राज्यसभा महिला मेंबर जिसका पति स्थापित मीडिया में घुंघरू छनकाता हुआ एक फिल्म अभिनेता जो थके हारे मोदी से निराश होकर न काम के न काज के बिहारी बाबू ममता की गोद में जाके, बूढ़े, मैं उनका नाम क्या लूं, यशवंत बाबू, ममता की गोद में जाके, इन्हें शर्म नहीं आती? लेकिन नहीं, इन्हें शर्म इसलिए नहीं आएगी कि इनको मुस्लिम वोट बैंक। और मैं एक चीज कहता हूं, जब पूरा देश और पूरा समाज सनातन के मूल्यों की तरफ अब सोच रहा है, जब 68 करोड़ लोग प्रयागराज के महाकुंभ में एकत्र होकर सनातन के महापर्व में संगठित होकर एक बड़ी संख्या दिखा सकते हैं यूनिटी की, तो ममता बनर्जी बार बार अगर जीत रही हैं तो इसका मतलब है कि या तो समाज का वैचारिक खतना हो गया है, और नहीं तो फिर चर्च की शरण में आप जा चुके हैं, वो भावना नहीं है, या तो फिर डेमोग्राफी बदल दी गई है, ये मानिए, और नहीं तो फिर आप समावेशी हैं, और एक दिन इसी तरीके से आप समाप्त हो जाएंगे, समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं आप सांस्कृतिक रूप से, संख्या में भी, संस्कृति में भी, संस्कार में भी। समय बहुत तेज निकलेगा और निकल रहा है। इसलिए ये भ्रष्टाचार के मामले हैं, लेकिन लाखों परिवारों की रोजी रोटी आज छीनने के बाद भी ममता बनर्जी बड़ी ही धूर्तता से ये कह रही हैं कि मुझे पर्सनली बहुत दुख है। बहुत टची हैं आपकी ममता बनर्जी। बंगाल के निवासियों, इस बारे में अब सोचना शुरू करना पड़ेगा, मुखर होना पड़ेगा। देखते हैं दर्शकों कि ये खबर कितनी जगह पाती है देश के विमर्श में, और कैसे इसे दबाया जाता है। आप कल्पना कीजिए कि भाजपा के शासन वाले किसी प्रदेश में, उदाहरण के लिए मैं बिहार का कह देता हूं क्योंकि नीतीश कुमार और एनडीए सरकार है, मैं उत्तर प्रदेश कह देता हूं, वहां का अगर ऐसा कोई मामला आ जाता तो इस समय स्थापित मीडिया में और ये तमाम इकोसिस्टम और ये गिरोहबाज कूद रहे होते। लेकिन नहीं, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले भी न जाने कहां फाख्ता हो जाते हैं ऐसे मौकों पर, और ये तमाम धूर्त इकोसिस्टम के लोग उल्टा इसका बचाव करते हुए दिखेंगे। हाईकोर्ट का मामला है जी, कोर्ट का मामला है जी, कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन इस सिस्टम में भ्रष्टाचार किसने किया? ममता बनर्जी। इसलिए ममता बनर्जी न सिर्फ हिंदुओं की जाति जानों की जिम्मेदार हैं, बल्कि इस तरीके से रोजी रोटी छीनने की भी जिम्मेदार हैं। विचार बंगाल की जनता को करना होगा, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा ये डबल इंजन सरकार की बात क्यों करती है बार बार, क्योंकि यही वक्फ उत्तर प्रदेश में लागू होते हुए हम अगले कुछ दिनों में देखेंगे, जिसकी पूरी तैयारी है। लेकिन मैंने कहा जिस तरीके से कि मेरा दावा है ये बंगाल में नहीं होगा, ये तेलंगाना में नहीं होगा, ये झारखंड में नहीं होगा, ये तमिलनाडु में नहीं होगा। कल्पना कीजिए क्यों नहीं होगा। मैं बहुत कम संकोच के मारे कहता हूं दर्शकों, लेकिन अगर ये कंटेंट, आज का ये विचार आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, आगे और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, और इसी के साथ आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।